अब हम लोग बात करेंगे इसके विकास की। पहले ही हमने स्पष्ट किया है कि अक्सर विद्यार्थियों से जब राष्ट्रवाद के उद्भव विकास की बात होती है तो वो उद्भव के कारणों को लिखाते हैं, विकास को नहीं लिखते। तो यहाँ पर आपको इसको भी समझना है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने पहले उल्लेख किया है कि राष्ट्रवाद की जो भावना है, ये कोई ऐसी भावना नहीं है, राष्ट्रवाद कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने इसको अपना लिया, हमने इसको वर्ण कर लिया, जैसे हमने कपड़े पहन लिए। ऐसा नहीं है। एक मानसिकता है, एक भावना है, और इस भावना का विकास क्रमिक ढंग से ही होता है। हमने उदाहरण बताए, हमने जापान के उदाहरण लिया है आज आपकी क्लास में, और पूरे विश्व के संदर्भ में जब आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे अभी भी हमारी बहुत सारी सीमा। यद्यप राष्ट्रवादी भावना बढ़ रही है हमारे अंदर, एक सामूहिक चेतना का विकास हो रहा है हमारे अंदर, और तमाम जो संकीर्णताएं हैं जाति की, धर्म की, भाषा की, क्षेत्र की, धीरे धीरे कम हो रही हैं इंडिया में। लेकिन अभी भी इस दिशा में हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत कुछ अभी योगदान देने की आवश्यकता है, और जापान के संदर्भ में इसका उल्लेख हमने किया था। तो यहाँ पर हम लोग विकास की बात करेंगे। ये जो सामूहिक चेतना है, यानी किस प्रकार की सामूहिक चेतना होगी, ये सामूहिक चेतना कुछ ऐसी होगी जो अखिल भारतीय स्वरूप की होगी। यानी इस चेतना में, इस चिंतन में पूरे भारत के लोग होंगे, पूरा भारत होगा। तो इसका उद्भव और विकास, उद्भव हमने देख लिया है, इसका विकास कैसे हुआ है तो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं हम। तो आइए समझते हैं। राष्ट्रवाद का विकास, इसको समझने का प्रयास कर। अब जैसे आप जानते हैं कि 16वीं 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी तक भारत में क्षेत्रीयता का प्रभाव था, क्षेत्रवाद बहुत प्रभावित था। यानी जो हमारा नेतृत्व था वो, उसका चिंतन भी अपने क्षेत्र के संदर्भ में था, समस्याओं भी अपने क्षेत्र की ही उठाते थे। कोई ऐसा चिंतन नहीं था जो पूरे भारत के बारे में सोचे, पूरे भारत के बारे में सोचे, पूरे भारत के लोगों के बारे में सोचे। जो भारतीय आकांक्षाएं हैं वो धीरे धीरे विकसित हो रही है। कैसे विकसित हो रही है और कैसे, किस समय इसका पूरे भारत के संदर्भ में विकास हो जाता है, उसको समझने की आवश्यकता है। यद्यप हमने आपको बताया है कि एक ऐसी भावना है जो लगातार विकसित होती रहेगी। अभी भी, आगे भी ये राष्ट्रवादी भावनाएं, इसको, ये भावना है, जितना भी हम लेकर आएंगे उतना कम है। यद्यप ये बात ध्यान देने की होती है कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रीयता उग्र राष्ट्रीयता में बदल जाती है तो घातक भी हो जाती है। इसको हम लोग पहले विश्व युद्ध में देखेंगे। जब आप ये कहें कि हम एक राष्ट्र के लोग हैं, हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं, हमें शासन का अधिकार है, बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहने लगेंगे कि मेरी राष्ट्रीयता ही सर्वश्रेष्ठ है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, और हमारा ये दायित्व है कि अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों को अपने अधीन हम लेकर आए, अगर इस प्रकार की बात करेंगे, आप कहेंगे कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, दूसरे हमसे नीचे हैं, ये बात गलत हो जाएगी। भावना ठीक है, लेकिन जब आप उसमें उग्रता का तत्व लेकर आएंगे तो ये घातक हो जाती है। इसको विश्व युद्ध के संदर्भ में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आज भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का जो आरंभिक दशक है, 19वीं शताब्दी का आरंभिक दशक, यहां से आरंभिक दशक, यहां से विकास की कुछ बात शुरू हो जाती है। और खास तौर से जो 1820 का दशक है, यहां से राष्ट्रवाद के उद्भव की बात शुरू हो जाती है। ये विचार या इस प्रकार की संकल्पना आप देख सकते हैं राजा राम मोहन राय के विचारों से, राजा राम मोहन राय के विचारों से आप देख सकते हैं। राजा राम मोहन राय के विचार, राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति हैं जिनको आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, कि कैसे ये पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं, कैसे प्रेस के अग्रदूत हैं, आधुनिक भारत की आधारशिला रखी, आधुनिक भारत के अग्रदूत हैं।
इस प्रकार की बात आप सुनते हैं, पहले व्यक्ति हैं जो जिनकी मांगों में पूरे ब्रिटिश भारत या बल्कि कह लें पूरे भारत के लोगों की बातें, पूरे भारत के लोगों के संदर्भ में इन्होंने अपनी मांगें रखी। और उसमें से कुछ आप लिख सकते हैं, जैसे जो किसान हैं, उन किसानों का जो राजस्व है उसमें कमी की मांग इन्होंने की, राजस्व में कमी की मांग इन्होंने, उनके लिए सिंचाई सुविधाओं की मांग इन्होंने। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वो कार्यपालिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, और ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है, और न्यायपालिका न्यायपालिका की पृथक्करण की मांग रख रहे हैं, पृथक्करण की मांग रख रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, नागरिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, नागरिक अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो एक प्रकार से वो अखिल भारतीय मांगे रख रहे हैं। इन मांगों का जो नेचर वो अखिल भारतीय यानी अखिल भारतीय चिंतन की दिशा में आप कह सकते हैं ये पहला कदम है। इसके बाद ये जो है और बढ़ता है, 1820 के बाद 1830 का दशक आता है और ये चिंतन और बढ़ेगा। आपने देखा होगा पहली राजनीतिक संगठन बन जाता है 1830 के दशक में, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। यद्यप उसकी सीमाएं हैं, जमींदार वर्ग नेतृत्व कर रहा है, मुख मांगे जमींदारों से संबंध रखती हैं, लेकिन इसी राजनीतिक चेतना के विकास का ही परिणाम है कि पहला राजनीतिक संगठन बनता है और वो संगठन है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। आगे आप देखेंगे हेनरी विवियन डिरोजियो भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी मांगे रख रहे हैं, कुछ ऐसी चेतना का विकास कर रहे हैं, उससे भी राष्ट्रवादी चिंतन को बढ़ावा मिल रहा है। आगे आप देखेंगे, आगे 40 का दशक आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे 40 के दशक में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1843 में। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है, 1840 के दशक में आप देखिए 1843 का एक संगठन है, एक दो आप उदाहरण लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद ऐसा नहीं कि अचानक एकदम आगे आ जाएगा, अचानक बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। विचारधारा है, क्रमिक विकास होगा। जो भी आइडियोलॉजी है, खासतौर से राष्ट्रवाद जैसी आइडियोलॉजी है, धीरे धीरे ही बढ़ेंगी। तो ये बात आपको समझना है। 1843 में एक संगठन बनता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको लिख सकते हैं। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ने से लोगों के अंदर आकांक्षाएं बढ़ेंगी, कुछ पाना चाहेंगे, और जब पाना चाहेंगे संगठन को बल मिलेगा, संगठन बनेंगे। और धीरे धीरे चूंकि क्षेत्रीयता से राष्ट्रीयता की ओर आ रहे हैं, तो ये जो संगठन हैं इनमें क्षेत्रीय मांगे हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे इनका विकास होगा, बड़े पैमाने पर विकास होगा और धीरे धीरे राष्ट्रीय आकांक्षाओं में बदल जाएंगी, राष्ट्रीय संगठन में बदल जाएंगे। तो यहाँ से आप देखिए, इसके बाद 1850 का दशक आ जाता है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। और ये दशक बहुत महत्वपूर्ण है, 50 का दशक। आपने देखा कि इसी दशक में 1857 का विद्रोह हो जाता है, 1857 का विद्रोह हो जाता है। 1857 का जो विद्रोह होता है वो असफल हो जाता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो विद्रोह की असफलता का जब इस पर चिंतन हुआ, तो
तो ये पाया गया इसमें संगठन नहीं था। संगठन के अभाव में, और बहुत कारण है विद्रोह की असफलता के, लेकिन जो मुख्य कारण ये माना गया कि विद्रोहियों में संगठन का अभाव था, समन्वय का अभाव था, और समन्वय के कारण, संगठन के कारण यह विद्रोह असफल हो गया। यानी अंग्रेजों ने जो उखड़ रहे थे, अंग्रेजी शासन उखड़ने के करीब था, वो फिर से अपने को यहाँ पर स्थापित कर ले जाते हैं। उसके कारणों में एक कारण यह भी था कि विद्रोहियों के मध्य संगठन का अभाव था। तो ये जो विद्रोह है, इसकी जो असफलता है, इससे भी सबक लिए गए। और आप देखेंगे 1860 के दशक में, 1860 के दशक में, 70 के दशक में, 70 का दशक यानी 70 से 80 तक का जो की बात हो जाती, बहुत सारे संगठन बनते हैं। आप लिख सकते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लिख सकते हैं। अब बड़ी पैमाने पर संगठन बनेंगे पूरे भारत में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग, आप 2-3 संगठन लिख लीजिए। आप प्री में आप तैयार करते हैं, मेंस में आप 1-2 संगठनों के नाम लिख पाएंगे, शब्दों की सीमाएं हुए। यद्यप हम विस्तार से आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कि किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी ना हो। जैसे इंडिया लीग 1875, इंडियन एसोसिएशन, ऐसे 1876, तो बहुत सारे संगठन बनने लगते हैं। अब ये जो 70-80 का दशक है, यहाँ देखा गया इधर लिटन और रिपन की नीतियां शुरू हो जाती हैं। आपने देखा इस समय क्या हो जाता है, लिटन के बारे में अभी हमने बात कर लिया है, रिपन की नीतियां शुरू हो जाती हैं, प्रतिक्रियावादी नीतियां हैं। तो अब लोगों को लगता है कि एक ऐसा संगठन हो, जो पूरे भारत पर चिंतन करे, जिसके चिंतन में अखिल भारतीयता हो, क्षेत्रीयता का तत्व ना हो, और जो पूरे भारत के लोगों को शामिल करके चले, पूरे भारत के संदर्भ में अपनी मांगे रखे। यानी जो राजनीतिक जागरूकता यहाँ 1820 के दशक से शुरू हुई है, आपने देखा जो राजा राममोहन राय के विचारों से शुरू हुई है, वो कैसे आगे बढ़ रही है। 1830 का दशक, 1840 का दशक, 1850 का दशक, कैसे 1857 के विद्रोह के सबक, और कैसे एक संगठनों को बल मिल रहा है पूरे भारत में। आप जब अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे बहुत सारे संगठन बन जाते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, बहुत सारे, मद्रास महाजन सभा, ऐसे सब बहुत सारे मिलेंगे आपको, बहुत सारे संगठन बन जाते हैं। और जब लिटन और रिपन की नीति आती है 1880 के दशक के अंत तक, तो अब एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही है जिसका स्वरूप अखिल भारतीय हो। और आपने देखा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। 1885 में विस्तार से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। यानी आप ऐसा कहेंगे कि 80 के दशक तक आते आते ये महसूस होने लगता है कि एक अखिल भारतीय संगठन होना चाहिए, अखिल भारतीय नेतृत्व होना चाहिए। यानी चिंतन में अखिल भारतीयता का तत्व आ जाता है, एक सामूहिक भावनात्मक चेतना आ जाती है जो पूरे भारत के संदर्भ में है। तो उसी, ये जो भावना आई है, ये जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा है, उसी की परिणति है अखिल भारतीय संगठन की स्थापना, जिसको हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अखिल भारतीय चेतना, या आप कहें राष्ट्रीय चेतना के विकास की चरम परिणति हो जाती है। तो ये हमारा है राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास। उसके बाद आप देखेंगे एक राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो जाता है, तो हम स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन तो सारा हो जाता है, वहाँ हम क्लियर करेंगे आपको। राष्ट्रीय आंदोलन तो पहले से भी चल रहा है। 1885 के बाद इसी राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया स्वरूप हमारे सामने आता है, जिसको हम फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं।
नई गति से ये शुरू हो जाता है, संगठित तरीके से शुरू हो जाता है और ये भावनाएं तो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही हैं। 47 में हमें स्वतंत्रता मिल जाती है, स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हो जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन तो कोई रुकने वाली बात है नहीं है। उद्देश्य बदल गए। जब 47 में आज़ाद हो गए तो राजनीतिक उद्देश्य हमारे समाप्त हो गए। आज के समय में सामाजिक उद्देश्य हैं, आर्थिक उद्देश्य हैं, ये भावना लगातार अपना डेवलप होती रहती है।